और अब बारी है बड़ी खबर स्पेशल की। और आज की स्पेशल खबर है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नरेंद्र मोदी की जान के पीछे पड़े हैं कुछ खास आतंकी। खास इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आए हैं, उस पर नजर होगी, लेकिन सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टॉप्स फ्रूट जैम, फ्रेश फ्रूट्स का फ्रेश टेस्ट। अब स्कार्स नहीं स्टार्स दिखेगा। नो स्कार्स क्रीम और नारपा मसाले, देश का स्वाद देश के पास। बिहार के औरंगाबाद में बड़ा नक्सली हमला। पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी पर घात लगाकर नक्सलियों ने किए 2 लैंडमाइन ब्लास्ट। एक एसएचओ समेत 7 जवान शहीद। दिल्ली में वोटिंग से पहले अब तक 1.5 करोड़ रुपए कैश, 75 हथियार, 8000 लीटर शराब बरामद। अब तक 357 एफआईआर दर्ज। कल सुबह 8 बजे से वोटिंग। गोवा पुलिस ने नीतीश राणे को किया गिरफ्तार। धाड़गढ़ में टोल कर्मचारियों से मारपीट का आरोप। महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री नारायण राणे के बेटे हैं नीतीश। दिल्ली में एक बार फिर खुली सुरक्षा के दावों की पोल। पौष इलाके सरिता विहार में दिन दहाड़े लाखों की लूट। सीसीटीवी में कैद वारदात। पांच राज्यों में चुनावों के बाद बिगड़ेगा किचन का बजट। 15 रुपए महंगी हो सकती है रसोई गैस। ग्राहकों पर पड़ेगा ट्रांसपोर्टेशन चार्ज का बोझ। सैनिक साजो सामान से लैस नौकाओं से फिर 26/11 जैसे हमले की आशंका। नेवी चीफ एडमिरल डीके जोशी ने जताया। तुतीकोरीन में हाल ही में जब्त हुई थी एमवी सिमेन गार्ड ओहियो। अब तक 32 बच्चों की मौत। शामली में राहत शिविर में रह रहे मुजफ्फरनगर हिंसा पीड़ितों पर सर्दी का सितम। सरकारी वादे सिर्फ कागजों पर सो रहे हैं सूबे के मुखिया अखिलेश यादव। दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्यपाल यादव को 10 दिन के लिए भेजा जेल। फिल्म स्टार पर 5 करोड़ रुपए उधार नहीं लौटाने का मामला। सबसे महंगे बैट से खेलेंगे धोनी। ऑस्ट्रेलियन कंपनी स्पार्टन स्पोर्ट्स से बैट पर 18 से 20 करोड़ का करार। एमिटी यूनिवर्सिटी देगी हर साल धोनी को 6 करोड़। फिर जागा इटली का माउंट एटना। ज्वालामुखी धुएं और लावे में सिमटा बड़ा इलाका। हफ्ते में तीसरी बार सक्रिय हुआ है एटना। जी हां, नरेंद्र मोदी के लिए मानव बम, यही तैयारी कर रखी है कुछ खास आतंकवादियों ने। नरेंद्र मोदी एक बड़ा नाम, एक बड़ा नेता, यानी आतंकियों के लिए एक बहुत बड़ा निशाना। मोदी को आतंकी खतरा तो था ही, लेकिन अब हुआ है एक और बेहद सनसनीखेज खुलासा। मोदी की सुरक्षा में सबसे बड़ी सेंध लगाने की तैयारी कर रहे हैं आतंकवादी मोदी के लिए मानव बम बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी देश की उन गिनी चुनी हस्तियों में शुमार राजनेता जिनके लिए बेहद कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि मोदी को आतंकियों की धमकी मिलती है। क्योंकि मोदी की रैली में धमाके होते हैं। लेकिन अब मोदी पर सबसे सनसनीखेज खुलासा। मोदी के लिए बनाए जा रहे हैं मानव बम। आखिर कौन बना रहा है मोदी के लिए मानव बम? किसके निशाने पर है नरेंद्र मोदी? आज हम आपको बताएंगे कि कहां और किन लोगों ने किया है मोदी के लिए मानव बम बनाने का खुलासा। कब से और क्यों है मोदी आतंकियों के निशाने पर? किन शहरों में रेकी हुई मोदी की रैलियों की? और आखिर कैसे अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने में लगे हुए हैं आतंकवादी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अब हम वो खुलासा कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के पीछे आखिर कौन पड़ा हुआ है। नरेंद्र मोदी को इस वक्त हिंदुस्तान का सबसे लोकप्रिय राजनेता कहा जाए तो कतई गलत नहीं होगा। तमाम सर्वों में यह बात साफ भी होती है। नरेंद्र मोदी बीजेपी के पीएम इन वेटिंग है। वे मिशन 2014 की तैयारियों में ताबड़तोड़ हिंदुस्तान भर में रैलियां कर रहे हैं और यही रैलियां नरेंद्र मोदी के लिए खतरा भी
बन रही है। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ में सिमी के जो कार्यकर्ता पकड़े गए थे, उन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि आतंकी लगातार मोदी की रैलियों पर नजर रखे हुए हैं और कोशिश इस बात की है कि अब मानव बम से नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला किया जाए। भारत मां का वीर सपूत। मोदी की हैदराबाद रैली, जहां लोग 5-5 रुपए का टिकट खरीदकर भाषण सुनने आए थे, इस पर आतंकियों की नजर थी। मोदी की कानपुर रैली, जहां से मोदी ने यूपी में लोकसभा चुनाव के प्रचार का बिगुल फूंका, वहां भी रैली पर आतंकियों की नजर थी। मोदी की अंबिकापुर रैली, जहां मंच को लाल किले की शक्ल दी गई थी, इस रैली पर भी आतंकियों की नजर थी। और मोदी की पटना रैली में तो आतंकियों ने एक के बाद एक कई ब्लास्ट कर ही दिए। लेकिन अब बात आतंकियों की धमकी, आतंकियों की रेकी और धमाके से आगे बढ़ चुकी है। खबर यह है कि आतंकवादी नरेंद्र मोदी के लिए मानव बम तैयार कर रहे हैं। अंबिकापुर में इन्होंने रेकी किया था, इन्होंने रेकी कानपुर में किया था, हैदराबाद में किया था। ये बातें तो सामने आ ही चुकी है। और ये बात भी सामने आ चुकी है कि इनको ये बात समझ में आ गई थी कि मोदी जी की सभाओं में बहुत टाइट सुरक्षा व्यवस्था रहती है, हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। लेकिन हम ये जरूर कर सकते हैं कि मैं ऐसा कुछ ब्लास्ट करूं जिसके अंतर्गत भीड़ भाड़ वाले इलाके में जब भाग दौड़ मचेगी, स्टैम्पीड होगा, तो ढेर सारे लाशें बिछने की संभावना रहेगी। पटना ब्लास्ट में उन्होंने एक छोटा सा प्रयास किया था। तो इनका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था, इनको ये तो मालूम था कि हम वहां तक पहुंचना हमारे लिए बहुत कठिन है। अब क्या ये कर सकते हैं, उसकी योजना इनके दिमाग में लगातार बन रही थी। संगठन के जो तमाम सिमी के लोग पकड़ाए हैं, इनका मुख्य मकसद जरूर था कि नरेंद्र मोदी तक ये पहुंचे, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था की लगातार चौकसी, लगातार जो मॉनिटरिंग की गई थी, लगातार नरेंद्र मोदी की सभाओं को लेकर जो सुरक्षा व्यवस्था तैयार की गई थी, वहां से कहीं ना कहीं उनके मंसूबे जो थे वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हो सके। दरअसल मोदी के लिए मानव बम बनाने का खुलासा सिमी के इन आतंकियों ने किया है। इन्हें मोदी की रायपुर रैली से पहले गिरफ्तार किया गया था। कुर्ता पजामा पहने सिमी के इस सदस्य का नाम है उमेर। कहा जा रहा है कि पटना और बोधगया ब्लास्ट में भी उमेर का हाथ है। उमेर के साथ मौजूद इस दूसरे आतंकी का नाम अजहर है। दोनों को बोधगया ब्लास्ट के सिलसिले में पूछताछ के लिए एनआईए की टीम ने अपने कब्जे में लिया है। और इन्हीं आतंकियों ने छत्तीसगढ़ पुलिस को बताया है कि अब इनकी प्लानिंग मानव बम बनाने की थी। मानव बम कभी एक दिन में नहीं बनता है। आफ्टर ऑल एक ह्यूमन बीइंग उसमें इन्वॉल्व है। उस व्यक्ति को आपको एक लंबे समय पर प्रशिक्षण देके ब्रेन वॉश करना पड़ेगा और तब उसको तैयार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 1 या 2 प्रशिक्षण में मानव बम बन जाता है। इन आतंकियों के पास से पुलिस को ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिनसे पता चलता है कि ये लोग पाकिस्तान का वीजा बनवाना चाहते थे, यानी भारत में हमले को अंजाम देने के बाद ये लोग पाकिस्तान भाग जाने की फिराक में थे। इतना ही नहीं, इनके संबंध लश्कर और आईएम से भी बताए जा रहे हैं। पुलिस इन खुलासों को आतंकवादियों के सबसे खतरनाक मंसूबे यानी मानव बम बनाने की तैयारी से जोड़कर भी देख रही है। उन्होंने बताया कि वही हम लोग अंबिकापुर भी गए थे, तो हमें लगा कि वही सुरक्षा व्यवस्था बहुत टाइट है। और बाकी भी पटना वाले, उसमें भी इंट्रोगेशन में ये बात सामने आई कि हम वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं, तो चलो ठीक, जो कर सकते वो कर लो। जाहिर है ये अंदेशा भी पुख्ता हुआ है कि मोदी को निशाना बनाने में सिमी लोकल मॉड्यूल की तरह काम कर रहा है। अभिषेक झा, जी मीडिया, रायपुर। और ये खुलासा कर रहे हैं खुद आईजी साहब, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस छत्तीसगढ़ के एक वरिष्ठ और आला अधिकारी, जो बता रहे हैं कि मोदी को मानव बम के जरिए निशाना बनाने की तैयारी चल रही थी। वो जिक्र करते हैं पटना की रैली का। आप लोग भूले नहीं होंगे, पटना में ठीक रैली के पहले कितने जबरदस्त धमाके हुए थे, और वो रैलियों के इतिहास में अपने किस्म की पहली खबर थी। इस रैली ने यह भी साबित कर दिया कि मोदी और आतंकियों को लेकर आशंकाएं गलत नहीं है। आशंका यह भी है कि मोदी की जान को दाऊद से खतरा है, और यह भी है कि नरेंद्र मोदी नक्सलियों के भी निशाने पर है। सिमी के इन आतंकियों को देखिए और खुफिया सूत्रों के उस खुलासे को याद कीजिए जो पटना धमाके के बाद सामने आया था। मोदी की पटना रैली में हुए धमाके के बाद ये बात सामने आई थी कि सिमी दूसरे संगठनों को कोऑर्डिनेट कर रहा है और मोदी पर हमले के लिए उनसे मदद मांग रहा है।
सिमी के लोग लश्कर, हरकतुल जिहाद, अल इस्लामी और जैश-ए मोहम्मद के संपर्क में हैं। दरअसल अब छत्तीसगढ़ में पकड़े गए सिमी के कार्यकर्ताओं ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि उनके रिश्ते दूसरे आतंकी संगठनों से हैं। लेकिन मोदी की सुरक्षा को लेकर खतरा उससे भी है जो भारत का दुश्मन नंबर 1 है। मोदी की पटना रैली में हुए धमाके के बाद खुफिया एजेंसियों को खबर मिली थी कि मोदी पर हमले के लिए आईएसआई दाऊद इब्राहिम की मदद ले रही है। कहा गया कि दाऊद की आईएसआई के सीनियर अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई, जिसमें दाऊद को भारत में फिर से दहशत फैलाने और मोदी को निशाना बनाने के लिए कहा गया। एक अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक खुफिया नोट में यह भी कहा गया कि मोदी को सिर्फ भारत में मौजूद आतंकी संगठनों से खतरा नहीं है, पाकिस्तान की आईएसआई के अलावा सऊदी अरब के टेरर ऑपरेटिव्स भी उनकी जान के दुश्मन हैं। आशंका जताई गई है कि लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठन इस फिराक में है कि भारत की खुफिया एजेंसियों से ही लोगों को तोड़कर उनकी मदद ली जाए। इतना ही नहीं, मोदी को देश के भीतर माओवादियों से भी खतरा है। खुफिया जानकारी ये भी है कि लॉन्चर से मोदी के काफिले पर हमला हो सकता है। आशंका इस बात की भी है कि विस्फोटकों से भरी गाड़ी को उनके काफिले में घुसा दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नरेंद्र मोदी की जान को खतरा है और इस खतरे में उस खुलासे की चर्चा हो रही है जो अब तक का सबसे बड़ा और सनसनीखेज खुलासा है। ये तब है जबकि मोदी की सुरक्षा बेहद तगड़ी कर दी गई है। उनको लगभग वही सुरक्षा दी गई है जैसे कि प्रधानमंत्री स्तर के नेताओं को दी जाती है। नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं ब्लैक कैट कमांडोज से वो घिरे रहते हैं। केंद्र सरकार के अपने इंतजाम होते हैं, राज्य सरकारों की पुलिस के अपने इंतजाम होते हैं। आपको बताते हैं कि क्या व्यवस्था है मोदी की सुरक्षा की। एक तरफ मोदी की रैली के लिए लाखों की भीड़, दूसरी तरफ एक के बाद एक धमाके। पटना की इन तस्वीरों के बाद नरेंद्र मोदी की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई। दरअसल विपक्षी दलों में सबसे कड़ी सुरक्षा पाने वाले नेताओं में मोदी नंबर 1 पर है। इसीलिए पटना ब्लास्ट के बाद मोदी की सुरक्षा बढ़ाई गई। नरेंद्र मोदी के काफिले में 9 स्कॉर्पियो कार, एम्बुलेंस, फायर फाइटर, एक्सप्लोसिव डिटेक्टिव व्हीकल और एनएसजी के 36 ब्लैक कैट कमांडोज तैनात रहेंगे। नरेंद्र मोदी को 3 लेयर सुरक्षा मिली है, जिनमें एक ग्रुप का काम हमले को नाकाम करना, दूसरे ग्रुप का काम नरेंद्र मोदी को हमले से बचाना और सुरक्षा कर्मियों की तीसरी टीम का काम उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाना हो। इसके अलावा गुजरात पुलिस की सीएम सिक्योरिटी यूनिट भी नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हरदम तैनात रहती है। मोदी किसी भी राज्य में जाते हैं तो पहले गुजरात पुलिस की टीम वहां जाकर मौके का जायजा लेती है। 7 डीआईजी और 7 एसपी के साथ पुलिस का एक आईजी मोदी की यात्रा के पहले और यात्रा के दौरान ये जिम्मेदारी संभालता है। नरेंद्र मोदी के लिए एसपीजी प्रोटेक्शन की इजाजत तो नहीं दी गई, लेकिन गृह मंत्रालय ने मोदी के लिए एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस यानी एएसएल की तैनाती की हरी झंडी दे रखी है। इसके तहत मोदी की हर सभा के पहले लोकल पुलिस के साथ मिलकर एएसएल की टीम मौके का जायजा लेती है। सभी एंट्री पॉइंट्स पर मेटल डिटेक्टर लगाए जाते हैं। मोदी की यात्रा को लेकर तैयार गाइड बुक भी पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की नजर में रहती है। जाहिर है इस कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के चलते ही ये मुमकिन हो पाया कि मोदी के मंच तक पहुंचने के आतंकियों के मंसूबे नाकाम हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दरअसल नरेंद्र मोदी पर आतंकी हमले की आशंकाएं और चर्चा कई साल पुराने हैं। ये विवाद भी बहुत इसमें जुड़े हुए हैं। हम विवाद इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ घटनाएं ऐसी भी सामने आई। मिसाल के तौर पर इशरत जहां केस, जिसे अदालत ने फर्जी तो कहा, लेकिन इशरत का मामला भी आतंकियों से जोड़कर ही देखा गया है। – 2004 में एनकाउंटर में मारी गई इशरत जहां कौन थी? क्या वो लश्कर की फिदायीन थी? दरअसल इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया कि इशरत वहां क्या कर रही थी। लेकिन गुजरात पुलिस शुरू से ही दावा कर रही थी कि इशरत और उसके सहयोगी आतंकी नेटवर्क का हिस्सा थे और वे गुजरात में नरेंद्र मोदी की हत्या के लिए आए थे। दरअसल मीडिया में आई कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई हमले से जुड़े आतंकी डेविड कोलमैन हेडली ने पूछताछ में इशरत का नाम लिया था। सूत्रों के मुताबिक हेडली ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से पूछताछ करने वाले अफसरों को बताया था कि इशरत की नियुक्ति एक टॉप लश्कर कमांडर ने की थी, जो कि 2007 तक लश्कर की भारत में चलने वाली गतिविधियों का प्रभारी था। यानी हेडली की बात से साबित ये हुआ कि इशरत के पास लश्कर की भारत विरोधी योजनाओं की पूरी जानकारी रहती थी।
दरअसल इशरत जहां एनकाउंटर केस पर पहले दिन से ही विवाद शुरू हो गया था। पुलिस के दावे को गलत बताते हुए ये कहा जा रहा था कि इशरत का किसी आतंकी नेटवर्क से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि अगस्त 2009 में अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन अदालत ने भी इस मुठभेड़ को फर्जी करार दिया। लेकिन इशरत जहां मुठभेड़ के बाद ही लश्कर ए तैयबा ने लाहौर से प्रकाशित अपने मुखपत्र में इशरत को अपनी कार्यकर्ता बताया था और बाद में 2007 में इस आतंकी संगठन के नए चेहरे जमात उद दावा ने यह कहा था कि इशरत से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। इशरत का सच चाहे जो हो, मोदी पर आतंकी हमले का सच काफी पुराना है। इस बात को खारिज नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।